हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बढ़िया बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां बैटरी को चार्ज करना ही ना पड़े और वो बैटरी हमारे फ़ोन्स की तरह 2-3 दिन तक नहीं चलेगी, बल्कि कम से कम 20 साल चलेगी लगातार। इस बैटरी का नाम है मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाम से तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आज इस कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करेंगे। इसे शॉर्ट में MMRTG भी कहते हैं। To stay in a world leadership role in space exploration, you have to have radioisotope power systems. अभी हम MMRTG को पढ़ने की वजह उसका बाप RTG के बारे में पढ़ेंगे। RTG रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो रेडियो एक्टिविटी से जनरेट हुई हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। इसे 1954 में जॉन बिडन और केन जॉर्डन ने डेवलप किया था। तब से इसे नासा की वोयेजर, अपोलो, पियोनियर, गैलीलियो, कैसिनी, न्यू हॉरिजॉन्स, क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस मिशन में यूज़ किया गया है। इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बेस्ट बैटरी माना जाता है। रेडियो आइसोटोप की वर्ड सुन के आपको पता चला होगा कि ये न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड है। आपका गेस सही है। रेडियो आइसोटोप का मतलब है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की आइसोटोप। शायद मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। डोंट वरी, एक एक वर्ड को समझते हैं। पहले रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में डिस्कवर किया था। हर एक एटम की सेंटर में न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चक्कर लगाता है, जस्ट लाइक सूरज धरती का चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ जुड़ के रहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल नंबर को एटॉमिक मास कहते हैं और प्रोटॉन्स की नंबर को एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स एक ऐसी मटेरियल है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग होता है। जैसे कि कार्बन 12 आटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उसकी आइसोटोप C14 में 6 प्रोटॉन होते हैं पर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है C12 और C14 दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है और इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। अगर आई बात रेडियो एक्टिविटी की, जब एटम की साइज बढ़ती है न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है। एक बड़े एटम की न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होने की वजह से उन दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिफरेंट फोर्सेस में डिवाइड होकर पूरा न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाता है। इस अनस्टेबल स्टेट को स्टेबल होने के लिए एनर्जी एमिट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एटम्स 3 तरह की एनर्जी या रेडिएशन को एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स एमिट होते हैं। बीटा में 1 इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और गामा में फोटॉन्स एमिट होते हैं जो लाइट की पार्टिकल्स है। इन तीनों की एमिशन के समय बहुत सारा एनर्जी हीट और लाइट की तरह एमिट होती है। हमारा MMRTG बैटरी का सोर्स यही है। ये एक छोटा सूरज की तरह काम करता है। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो कितना दिनों तक चल सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूरेनियम 235 एक कॉमन न्यूक्लियर फ्यूल है जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। मान लो हमारे पास सिर्फ 10 ग्राम का यूरेनियम 235 है। उसे 10 ग्राम से 5 ग्राम होने के लिए 70 करोड़ ईयर्स लग जाएंगे।
तो 70 करोड़ ईयर्स कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट करेगा। इसका मतलब है अगर हम यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करें तो उस बैटरी का बैटरी लाइफ इनफाइनाइट बन जाएगा। इसीलिए मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक ऐसी बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बैटरी लाइफ इनफाइनाइट भी हो सकता है। मान लो हमें ये ढेर सारा एनर्जी मिला और बहुत देर तक भी मिला, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें? इसका आंसर है थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो सीबैक इफेक्ट की मदद से हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। इस डिवाइस को थर्मोकपल कहा जाता है। पहले सीबैक इफेक्ट क्या है वो समझेंगे। हर एक मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसी के कारण मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओम्स लॉ के द्वारा V = IR में वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम एक मेटल को हीट करते हैं, उसके अंदर का एटम्स वाइब्रेट होने के कारण उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। टेम्परेचर डिफरेंस से मेटल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की पावर को हम सीबैक कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम दो डिफरेंट सीबैक कोएफिशिएंट होने वाले मेटल को ज्वाइन करते हैं तो उससे थर्मोकपल होता है। उस थर्मोकपल को हम एक साइड में हीट करें तो दूसरे साइड में हमें करंट मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को नासा ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके दुनिया का बहुत ही एफिशिएंट और पावरफुल बैटरी को बनाया है। अब थोड़ा पीछे आते हैं। इस कॉम्बिनेशन से जनरेट हुई करंट को लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है और इससे आरटीजीज को पावर मिलती है। इतना समझने के बाद अभी एमएमआरटीजी को एक्सप्लोर करें। एमएमआरटीजी आरटीजीज की एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अमेरिका की एरोजेट, रॉकेडाइन और टेलीडाइन एनर्जी सिस्टम्स कंपनी ने इसे 2003 में डेवलप किया था और पहली बार 2011 की क्यूरियोसिटी रोवर में यूज़ किया था। एमएमआरटीजीज आरटीजीज की कंपैरिजन में बहुत एफिशिएंट और पावरफुल है। इस एमएमआरटीजी को 2020 की परसेवरेंस मिशन में भी यूज़ किया गया था, जो उसकी बॉडी के पिछले हिस्से में अटैच्ड है। उसमें 4.8 किलोग्राम्स की प्लूटोनियम डाइऑक्साइड है जो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करती है। उसके अराउंड एक बहुत बड़ा शील्ड और एक सील है। इस सील का इम्पोर्टेंस हम लास्ट पार्ट में समझेंगे। उस सील के अराउंड 700 भी ज़्यादा थर्मोकपल डिवाइसेस है और इससे जनरेट हुई बिजली को स्टोर करने के लिए 2 लिथियम आयन बैटरीज भी है। इससे क्रिएट हुई हीट को पाइप्स के द्वारा सभी इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई किया जाता है ताकि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करे, क्योंकि मार्स की टेम्परेचर बहुत कम है। इन एमएमआरटीजीज 110 वाट की पावर को जनरेट कर सकती है, जो बहुत कम है। हमारे घर के जो इनकैंडेसेंट बल्ब है वो 100 वाट की पावर को कंज्यूम करती है। तो इसीलिए इसे एक बैटरी में स्टोर करके यूज़ किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बारिश। अगर हमें प्यास लगी तो हम बारिश से डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते, हमें एक ग्लास चाहिए जिससे हम पानी को स्टोर करके पीना पड़ता है। इसी तरह एमएमआरटीजी में लिथियम आयन बैटरीज एक ग्लास की तरह काम करती है। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मुझे इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इससे एमिट होने वाले गामा रेस से आदमी की डेथ भी हो सकती है। इससे नासा बहुत केयर से सील करती है। लॉन्च के समय अगर एक्सीडेंट हुआ तो भी ये सील नहीं टूटेगा और ऐसे बहुत केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। एक एग्जांपल है अप्रैल 1970 में हुई अपोलो 13 मिशन ब्लास्ट की वजह से स्नैप 27 आरटीजी जो उस रॉकेट में था वो टूट कर
टोंगा ट्रेंच में गिर गई जो पैसिफिक ओशियन में है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इस प्लेस की हर तरफ रेडिएशन को टेस्ट की पर कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि इस रिएक्टर की सील टूटी नहीं है और वो इसी कंडीशन में अगले 800 साल तक रह सकती है। हम इस वीडियो की एंड में आ चुके हैं जहां एक लास्ट क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। वो है, इतने सारे अच्छे फीचर्स होने वाले बैटरी हमारे कार्स और बसेस में क्यों नहीं है? इसका 3 रीज़न है। पहला, ये बैटरी बहुत कॉस्टली है। एक रिएक्टर को बनाने के लिए करोड़ों लग जाते हैं। फॉर इंस्टेंस 2020 की परसेवरेंस मिशन में यूज़ किया हुआ RTG का प्राइस $75 मिलियन है। उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 600 करोड़ रुपीज़ बन जाते हैं। दूसरा रीज़न है, इसे मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है। हज़ारों साइंटिस्ट साल पर काम करके इसे बनाते हैं। थर्ड रीज़न, इसमें यूज़ किया हुआ फ्यूल प्लूटोनियम डाइऑक्साइड, माना कि इससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना सकते क्योंकि ये वेपन ग्रेड नहीं है, पर इससे एमिट हुए रेडिएशंस बहुत हार्मफुल है। ये सब डिसएडवांटेजेस के बगैर फ्यूचर में बहुत सारे स्पेस मिशंस में RTGs को यूज़ करने वाले हैं, पर उसकी फ्यूल प्लूटोनियम 238 की सप्लाई और प्रोडक्शन कम होने के कारण इसका अल्टरनेटिव जल्दी से इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही कोई टॉपिक आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कंटेंट अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Next week on Space Crew, world's first Mars mission to generate oxygen, the MOXIE.